आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर सेकंड फेडरलिज्म। लास्ट क्लास में अपन ने फेडरलिज्म के बारे में इंट्रोडक्शन, उसके फीचर्स डिस्कस किए। अब अपना आज का टॉपिक है व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री, यानी कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन से प्रोविजन लिखे गए जिससे इंडिया एक फेडरल कंट्री बना। तो वो डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट इसमें है कि जो स्मॉल नेशन थे जिसके बारे में आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा, बेल्जियम, श्रीलंका, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए। जैसे वहाँ पे डिफरेंट कल्चर, कास्ट, लैंग्वेज के लोग रहते थे, तो उन सब का रेस्पेक्ट किया गया बेल्जियम में, और स्टेट गवर्नमेंट को इंडिपेंडेंट वहाँ पे बनाया गया। स्टेट गवर्नमेंट को अलग पावर दी गई। थर्ड काइंड की गवर्नमेंट वहाँ पे बनाई गई, कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो अब देखो, इंडिया एक बड़ा देश, श्रीलंका, बेल्जियम सबसे, और यहाँ पे तो बहुत सी लैंग्वेज है, रिलीजन और रीजन्स हैं, अलग अलग एरिया, स्टेट्स हैं। तो यहाँ पावर शेयरिंग का जो अरेंजमेंट है वो किस प्रकार का है, तो वो यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट अपन बात करें कि जब कॉन्स्टिट्यूशन से ही अपन डिस्कस करें कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उस दौरान इंडिया एक पेनफुल और ब्लडी पार्टीशन इंडिया का हुआ था। यानी कि भारत पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ तो बहुत ज्यादा हालात यहाँ बिगड़ गए थे। और आजादी के बाद यहाँ पे जो प्रिंसली स्टेट थे, जो लोकल रूलर्स, किंग्स का शासन था, वो इंडिया के पार्ट बन गए थे आजादी के बाद। पहले वो जैसे दो तरह के स्टेट थे, एक तो कॉलोनियल स्टेट, ब्रिटिशर्स कंट्रोल करते थे उनको, और प्रिंसली स्टेट जो यहाँ के लोकल, जो हेरिडिटरी रूलर थे, किंग्स थे, वो इन पे शासन चलाते थे। तो अब प्रिंसली स्टेट जो थे वो इंडिया के साथ जुड़ गए थे। तो इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिक्लेयर किया गया? यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड फेडरेशन है वो तो यूज नहीं किया गया, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस, जो प्रिंसिपल्स, जो रूल्स बने, वो फेडरलिज्म वाले ही थे। तो देखो, सबसे फर्स्ट अपन देखें कि इंडिया में कौन से प्रोविजंस थे जो फेडरलिज्म वाले थे। तो आपने अभी जैसे लास्ट क्लास में 7 फीचर्स पढ़े फेडरलिज्म के, तो उनके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए। तो देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 2 लेवल की गवर्नमेंट को आइडेंटिफाई करता है इंडिया में। यानी कि 2 लेवल की गवर्नमेंट का प्रोविजन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। यूनियन गवर्नमेंट, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहा जाता है, जो पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों लेवल की गवर्नमेंट का प्रोविजन यहाँ रखा गया, और फेडरलिज्म में भी ऐसा ही होता है। बाद में इंडिया में थर्ड टीयर की गवर्नमेंट भी बनी, जिसको लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है, और वो पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के रूप में होती है। अब देखो, प्रत्येक टीयर की जो गवर्नमेंट है इसका सेपरेट जुरिडिक्शन है, अधिकार क्षेत्र अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग है, स्टेट गवर्नमेंट का अलग है। और कॉन्स्टिट्यूशन में 3 फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, मतलब 3 टाइप्स से लेजिस्लेटिव पावर को डिवाइड किया गया सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। जो पावर का डिवाइडेशन है सेंटर स्टेट के बीच में, वो 3 टाइप्स से है। वो कैसे है देखो, इसमें 3 लिस्ट शामिल है। यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट शामिल है जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, जिसमें डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स, विदेशी मामले, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी। ये जो सब्जेक्ट हैं वो यूनियन लिस्ट में है। और यहाँ पे यूनिफॉर्म पॉलिसी होना जरूरी है, पूरे देश में सेम रूल्स पॉलिसी होना जरूरी है। तो यूनियन गवर्नमेंट इन सब्जेक्ट्स के ऊपर कानून बना सकती है और उनको लागू करवा सकती है।
तो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए गए। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट शामिल होते हैं जो स्टेट और लोकल इम्पोर्टेंस के हैं, जिसमें पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन ये सब्जेक्ट आ जाते हैं। और यहाँ जो पावर है इनमें वो स्टेट गवर्नमेंट को है। इसके अलावा यहाँ लिखा नहीं गया, थर्ड लिस्ट भी है, कॉन्करेंट लिस्ट भी है। कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट आएंगे जिनमें पावर सेंटर और स्टेट दोनों को है। कॉन्करेंट लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं वो है फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, जैसे उत्तराधिकारी, जैसे मानो किसी की संपत्ति जो है उसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा, तो इससे रिलेटेड कानून बनाने का जो राइट है वो दोनों लेवल की गवर्नमेंट को है, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को। और अगर कॉन्फ्लिक्ट झगड़ा हो जाए सेंटर और स्टेट में, तो जो यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाया गया कानून है वो कानून मान्य होगा। तो ये थर्ड लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, ये इसमें लिखी नहीं गई बुक में, ये मिस प्रिंट हो गया कुछ। तो ये थर्ड टाइप की लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट। फिर देखो, अगर कोई सब्जेक्ट इन तीनों लिस्ट में ना हो, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उस टाइम में सब्जेक्ट नहीं था जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, ये बाद में ये सब्जेक्ट आया, तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन लिखा गया कि आगे कोई सब्जेक्ट आएगा तो उसको रेजिडरी सब्जेक्ट कहा जाएगा, अवशेष बचा हुआ। और वो रेजिडरी सब्जेक्ट जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के अंडर आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट होगा वो। अब देखो, ऊपर आपने जैसे लास्ट क्लास में पढ़ा कि फेडरलिज्म को फॉर्म करने के दो रूट है, होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर। तो इंडिया में होल्डिंग टुगेदर है। होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है कि एक बिग नेशन पावर को डिवाइड कर देता है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। वहां प्रत्येक स्टेट को इक्वल पावर नहीं होती, कुछ स्टेट को स्पेशल पावर होती है, और वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होती है स्टेट गवर्नमेंट से। तो ऐसा ही इंडिया में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन लागू हुआ। तो इंडिया के अंदर आप देखोगे कि सभी स्टेट्स जो है उनको इक्वल पावर नहीं है, आइडेंटिकल पावर नहीं है, सबको सेम पावर नहीं है। कुछ स्टेट को स्पेशल पावर दी गई है उनके स्टेटस के अकॉर्डिंग। जो स्टेट है, आसाम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, इनको स्पेशल पावर दी गई है। यानी कि यहाँ पे एक अलग से प्रोविजन बना है, एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन में कानून बनाया है, जिस आर्टिकल 371, जैसे जम्मू कश्मीर में भी 370 आर्टिकल था, अब वो अब तो हटा दिया गया, वरना जम्मू कश्मीर को भी स्पेशल पावर दी गई थी। जम्मू कश्मीर को अब जैसे 2 पार्ट में डिवाइड करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, वहां पे जो प्रोविजन था 370 का वो उठा दिया। लेकिन जम्मू कश्मीर के अलावा भी कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनको स्पेशल पावर है, आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, यहाँ पे आर्टिकल 371 है। और ये इसलिए हुआ, लागू हुआ यहाँ पे, जो भी पेक्यूलियर यहाँ की जो स्पेशल सोशल और हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेज है, यानी कि यहाँ की सोसाइटी के हालात परिस्थिति को देखते हुए यहाँ पे इन लोगों को स्पेशल पावर दी गई। और ये कैसी पावर इनको मिली, इस आर्टिकल, इस प्रोविजन में जो पावर है वो क्या मिली इनको, कि एक तो इनको राइट मिल गया अपनी जो जमीन है उसको प्रोटेक्ट करने का, और साथ में जो भी इनका कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करने का, और गवर्नमेंट सर्विसेज में भी एम्प्लॉयमेंट में इनको प्रेफरेंस दी जाती है। अब ये इनकी जमीन को कैसे प्रोटेक्ट किया गया कि कोई भी पर्सन जो है जो यहाँ का रेजिडेंट नहीं है, जैसे जिसका जन्म मानो इन स्टेट में नहीं हुआ, वो दूसरे स्टेट के हैं, तो वो यहाँ जाके हाउस नहीं खरीद सकते, जमीन नहीं खरीद सकते।
वहीं के लोग वहां सेल परचेज कर सकते हैं, वहीं के लोगों में। अदर स्टेट का जाके वहां पे जमीन या हाउस नहीं खरीद सकता। ऐसे ही सिमिलर स्पेशल कुछ प्रोविजन बनाए गए कुछ अदर स्टेट्स के लिए भी। अब वो कौन से अदर स्टेट है? जैसे जो यूनियन टेरिटरी है उनकी बात है। उनको लिटिल पावर दी गई है, बहुत ही कम पावर दी गई है, क्योंकि उनका एरिया बहुत छोटा है, इसलिए उनको इंडिपेंडेंट स्टेट भी नहीं बनाया जा सकता। और साथ में उनको अन्य स्टेट के साथ जोड़ा भी नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी और वहाँ के लोगों की इच्छा भी नहीं है अदर स्टेट के साथ जुड़ने की। तो ये जो स्टेट है वो कौन से हैं? लक्षद्वीप है, चंडीगढ़ है, कैपिटल सिटी दिल्ली है, दमन एंड दीव है, दादरा नगर हवेली है, चंडीगढ़ ये है ही। तो ये स्टेट है। अंडमान निकोबार आइलैंड है। तो इनको यूनियन टेरिटरी कहा जाता है। और इनके पास जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट की पावर नहीं है इनके पास। इनको कंट्रोल किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब देखो अपन बात करें कि जो पावर शेयरिंग जो है इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में। अब ये पावर शेयरिंग का जो अरेंजमेंट है इसमें इजीली चेंज नहीं किया जा सकता। सेंटर को क्या पावर है, स्टेट को क्या पावर है। जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजन है पावर शेयरिंग के, इनको इजीली चेंज नहीं किया जा सकता। जो पार्लियामेंट है वो अपने लेवल पे, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपने लेवल पे पार्लियामेंट के माध्यम से बदलाव नहीं कर सकती इनमें। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन में कोई चेंज करना है तो सबसे फर्स्ट पार्लियामेंट के जो दोनों हाउस है उसमें वो प्रोपोजल पास होना चाहिए 2/3 मेजोरिटी के साथ। उसके बाद वो प्रोपोजल टोटल जो स्टेट हैं उनमें से हाफ स्टेट की जो लेजिस्लेचर है, जो विधानसभा है, विधायिका है, उनके द्वारा भी मंजूरी होनी चाहिए। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में या बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें अगर बदलाव करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ हाफ स्टेट भी उसको सपोर्ट करे तब ऐसा हो सकता है। अब देखो जो जुडिशरी है उसका इम्पोर्टेंट रोल है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को लागू करने में। अगर डिस्प्यूट अराइज होता है तो जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो फाइनल डिसीजन करेंगे। और जो यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो अपने रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए टैक्स भी लागू कर सकती है, टैक्स रेट बढ़ा सकती है गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरी करने के लिए। तो ये पावर भी कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है। अब देखो नेक्स्ट इसमें अपन बात करें अब देखो अपना टॉपिक है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। इंडिया में फेडरलिज्म है वो कैसे प्रैक्टिस में है। तो देखो आप, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो तो इम्पोर्टेंट है ही इंडिया में फेडरलिज्म को सक्सेस करवाने में। लेकिन केवल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ही सफिशियंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इसके साथ साथ इंडिया के अंदर जो फेडरलिज्म है उसको सक्सेस करवाने का जो एट्रीब्यूट दिया जाता है वो यहाँ की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को भी दिया जाता है। और इससे ये इंश्योर हुआ कि जो फेडरलिज्म की जो स्पिरिट है वो बनी रही। और यहाँ पर
जो पॉलिटिक्स है, यहाँ की पॉलिटिकल लीडर्स है, उनके द्वारा जो भी कंट्री के अंदर डाइवर्सिटी है उसका रेस्पेक्ट किया गया। और साथ में जो आइडिया थे पॉलिटिक्स के, वो एक साथ मिलजुल के रहने के थे। इसी कारण से इंडिया में फेडरलिज्म है वो सक्सेस हुआ। तो फेडरलिज्म को सक्सेस करवाने में कॉन्स्टिट्यूशन तो नेसेसरी है ही, साथ में यहाँ की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स भी इम्पोर्टेंट है। जो एक साथ रहने की इच्छा, यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है उसका रेस्पेक्ट, और इसी कारण से इंडिया में फेडरलिज्म की जो स्पिरिट है वो बनी रही। अब देखो यहाँ की कौन सी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के कारण फेडरलिज्म सक्सेस हुआ, तो सबसे फर्स्ट अपन बात करें लिंग्विस्टिक स्टेट, यानी कि सबसे फर्स्ट और मेजर टेस्ट कहो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का, कि यहाँ की पॉलिटिक्स ने क्या किया जिससे इंडिया में फेडरलिज्म मजबूत हुआ। तो लिंग्विस्टिक स्टेट इसका एक एक्सपेरिमेंट है या एक एग्जाम्पल है। अगर अपन देखेंगे आज़ादी के टाइम का एक जो मैप, तो वहाँ पे बहुत से स्टेट जो थे जिनकी बाउंड्री अलग थी, और आज वो स्टेट नहीं है। अगर अपन पुराना मैप देखेंगे और आज का मैप देखें तो बहुत बड़ा अंतर अपने को देखने को मिलेगा। बहुत से जो ओल्ड स्टेट थे वो वेनिस कर दिए गए, मतलब खत्म कर दिए गए, उनको हटा दिया गया ओल्ड स्टेट को, और उनकी जगह नए स्टेट बना दिए गए। एरिया बाउंड्री नेम जो थे वो बदल दिए गए उन स्टेट के। 1947 में जो स्टेट थे उनकी बात करें तो बाद में उनको चेंज करके उनकी जगह नए स्टेट बना दिए गए। और ऐसा इसलिए किया गया कि जो सेम लैंग्वेज बोलने वाले जो पीपल थे उनको सेम स्टेट में रखा गया। तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग स्टेट बनाए गए, साथ में कुछ स्टेट कल्चर, एथनिसिटी, जाति व्यवस्था और जोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग ऐसे स्टेट बनाए गए जिनमें नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड शामिल है। अब देखो स्टार्टिंग में जब लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाने की मांग उठी तो जो नेशनल लीडर थे वो डर गए थे कि इससे कंट्री का डिसइंटीग्रेशन ना हो जाए, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर विरोध किया कि लैंग्वेज के अकॉर्डिंग स्टेट नहीं बनेंगे। लेकिन बाद में उन्होंने अनुभव किया कि इससे लैंग्वेज के अकॉर्डिंग स्टेट बनाने से कंट्री जो है वो यूनाइट ज्यादा होगा, मजबूत ज्यादा होगा, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो कानून व्यवस्था है, वो और आसान हो जाएगी। तो फिर लैंग्वेज, एथनिसिटी, जोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग फिर नए स्टेट इंडिया में बनाए गए, जिससे इंडिया यूनाइट हुआ और यूनिटी और भी यहाँ पे मजबूत हुई, और फेडरलिज्म यहाँ पे और अच्छे से सक्सेस हुआ। फिर देखो सेकंड लैंग्वेज पॉलिसी, जो यहाँ के जो सेकंड जो टेस्ट है यहाँ की पॉलिटिक्स का, वो लैंग्वेज पॉलिसी का है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में स्टेटस मिला है, लेकिन हिंदी जो है वो केवल 40% लोगों के द्वारा ही बोली जाती है, उनकी मदर टंग है। अब देखो इंडिया के अंदर हिंदी के अलावा अदर लैंग्वेज को भी सेफ गार्ड मिली। हिंदी के अलावा 21 अदर लैंग्वेज को शेड्यूल्ड लैंग्वेज के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया। कोई भी कैंडिडेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम अगर देना चाहे तो वो इन 22 लैंग्वेज में से किसी भी लैंग्वेज को वो चुन सकता है। और स्टेट की भी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है, जैसे ये 21 जो अलग अलग स्टेट की लैंग्वेज है, पंजाबी, गुजराती, मराठी, ये वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी गवर्नमेंट के कामकाज में यूज की जा सकती है। फिर देखो श्रीलंका के अपोजिट यहाँ के जो लीडर्स थे, उन्होंने
कोशस मतलब सावधानी बरती, लैंग्वेज को रिस्पेक्ट देने में। हिंदी के यूज को मैंडेटरी या कंपलसरी नहीं किया गया, नेशनल स्टेटस नहीं दिया गया, केवल ऑफिशियल लैंग्वेज इसको बनाया गया नेशनल लेवल पे। साथ में 21 लैंग्वेज जो अदर स्टेट्स की हैं उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन में रेस्पेक्ट मिला, उनको भी स्टेट लैंग्वेज, स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अलाउ किया गया। साथ में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था कि जो इंग्लिश है इसको 1965 के बाद बंद कर दिया जाएगा, यूज इसका बंद होगा। लेकिन 1965 के दौरान क्या हुआ कि जो हिंदी स्पीकिंग जो नॉन हिंदी स्पीकिंग जो पीपल थे उनकी डिमांड थी कि इंग्लिश को कंटिन्यू रखना है, इंग्लिश को भी यूज करना है, इसको बंद नहीं करना। तमिलनाडु के अंदर इसका विरोध हुआ बहुत ज्यादा, वहां पे हिंसा फैल गई। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें सहमत हो गई कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी ऑफिशियल पर्पज के लिए यूज किया जाएगा। और कुछ जो क्रिटिक्स हैं, आलोचक हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो फैसला था सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये तो फेवर में था, किसके फेवर में? इंग्लिश स्पीकिंग इलाइट के, जो इंग्लिश स्पीकिंग बोलने वाले जो लोग हैं, कुछ स्पेशल जो पीपल हैं, उनके फेवर में ये फैसला था। अब देखो आगे इसमें है कि प्रमोशन ऑफ हिंदी, जैसे हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी को थोपा गया है। कंटिन्यूज टू ऑफिशियल लैंग्वेज, जैसे हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज जो बनाया गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हिंदी को थोप रही है, इम्पोज कर रही है लोगों के ऊपर। क्योंकि हिंदी के साथ साथ अदर 21 लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अलाउ किया है। तो एक यहाँ की पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा एक फ्लेक्सिबिलिटी सभी लैंग्वेज के प्रति दिखाई गई, जिस कारण से जो हालात थे श्रीलंका वाले वो यहाँ नहीं बने और फेडरलिज्म और मजबूत हुआ। फिर थर्ड जो फैक्टर फटे फेडरलिज्म को मजबूत करने में यहाँ की पॉलिटिक्स का जो रोल है, वो है सेंटर स्टेट रिलेशन। इसकी बात करें तो सेंटर स्टेट के जो रिलेशन है उससे भी फेडरलिज्म जो है वो मजबूत होता है। अब देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर शेयरिंग का जो अरेंजमेंट है सेंटर और स्टेट के बीच में, ये डिपेंड करता है कि जो रूलिंग पार्टी और लीडर्स उसको कैसे यूज करते हैं। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट लिखा हुआ है सेंटर और स्टेट के बीच में, वो कैसे वर्क करता है, पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट कैसे वर्क करता है, तो ये डिपेंड करेगा कि पॉलिटिकल पार्टी और जो लीडर्स हैं वो इस अरेंजमेंट को कैसे फॉलो करते हैं। तो देखो आजादी के बाद लंबे समय से इंडिया में ऐसा देखा गया कि सेंटर और स्टेट में एक ही पार्टी की सरकार हुआ करती थी। अब इससे क्या होता था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपनी पावर का इंडिपेंडेंट यूज नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सेम पार्टी थी और सेम पार्टी स्टेट गवर्नमेंट में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही डायरेक्शन स्टेट गवर्नमेंट को मिलती थी। इस कारण से स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर का इंडिपेंडेंट यूज नहीं कर पा रही थी। फिर देखो नया सिस्टम जो देखा गया, वो ये देखा गया फिर कि स्टेट गवर्नमेंट में अलग पार्टी और सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग अलग पार्टी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो अलग पार्टी की है और स्टेट गवर्नमेंट अलग पार्टी की है। तो होता क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जो है अलग पार्टी की, उसको डिसमिस करने का प्रयास करती थी, उसकी पावर को कमजोर कर देती थी। तो इससे भी जो फेडरलिज्म है उसकी स्पिरिट कमजोर होती थी। जैसे जो राइवल जो पार्टीज हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करने का प्रयास करती थी। तो देखो अपन ने दो पॉइंट पढ़े यहाँ पे सेंटर स्टेट रिलेशन। सबसे फर्स्ट तो ये है कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पावर का जो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, तो ये कैसे वर्क करता है, तो ये डिपेंड करता है कि पॉलिटिकल पार्टी और लीडर्स की क्या एक्टिविटीज है, उस पे ये वर्क करता है। तो
आजादी के बाद ये देखा गया कि बहुत से स्टेट और सेंटर में एक ही पार्टी की सरकार। होता क्या था कि सेंटर से जो आदेश मिलते थे स्टेट को, सेम पार्टी होने के कारण, तो स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर को इंडिपेंडेंटली यूज नहीं कर पा रही थी, क्योंकि सेंटर में भी वही पार्टी, स्टेट में भी वही पार्टी। तो सेंटर में जो लीडर थे उनकी डायरेक्शन से स्टेट गवर्नमेंट वर्क कर रही थी, स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर का फुल यूज नहीं कर पा रही थी। एक तो ऐसे हालात देखे। दूसरे हालात ये देखे गए कि सेंट्रल गवर्नमेंट अलग पार्टी की और स्टेट गवर्नमेंट अलग पार्टी की, तो आपस में दोनों पार्टी विरोधी। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर का मिस यूज करके स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देती थी। तो इससे भी फेडरलिज्म जो था वो कमजोर हो रहा था इंडिया में। लेकिन हुआ क्या, 1990 के बाद बहुत बड़े बदलाव देखने को मिले कि बहुत सी रीजनल पार्टी इंडिया में सामने आई, अलग अलग स्टेट में नई पार्टियां बन गई। और अब जो सिस्टम बन गया वो कोएलिशन गवर्नमेंट का बन गया, गठबंधन सरकार का। और लोकसभा इलेक्शन में, सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन में किसी भी एक पार्टी को मेजोरिटी में सपोर्ट नहीं मिला। यानी कि बहुत सी पार्टीज को अलायंस करके चुनाव जीतने पड़े और रीजनल पार्टीज के साथ, और फिर उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म की। कोएलिशन गवर्नमेंट क्या होती है, जब टू और मोर पार्टी मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म करती है, या फिर इलेक्शन से पहले ही वो अलायंस कर लेती है, दो पार्टियां या चार पार्टियां आपस में जुड़कर वो इलेक्शन लड़ती हैं, फिर उनको मेजोरिटी में सपोर्ट मिलता है और वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है। अब उस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर डिफरेंट पार्टीज हैं, सिंगल पार्टी को वहां सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो इससे क्या हुआ, फेडरलिज्म और मजबूत हुआ। अब सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी पावर का मिस यूज करके स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर सकती, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई सिंगल पार्टी तो है नहीं, वहां पे टू और मोर पार्टीज है। अगर कोई एक पार्टी अगर गलत फैसला करती है तो अदर पार्टी उससे सपोर्ट उठा लेगी और सरकार गिर जाएगी। तो इस कारण से नया जो ट्रेंड आया वो ये आया कि कोएलिशन गवर्नमेंट का। फिर देखो इसमें नेक्स्ट है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर सकती आर्बिट्रेरी मैनर में, मतलब मनमाने तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर सकती। और जो कोएलिशन गवर्नमेंट का जो सिस्टम आया तो उसमें तो ये सुप्रीम का ऑर्डर भी एक तरह से अच्छे से लागू हो गया, क्योंकि कोएलिशन गवर्नमेंट में सिंगल पार्टी होती नहीं है, टू और मोर पार्टी मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म करती है। तो अब स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस वो नहीं कर सकती, क्योंकि वहां पे कोई सिंगल पार्टी नहीं है, टू और मोर पार्टी है। तो सभी का फैसला होगा तभी स्टेट गवर्नमेंट को वो डिसमिस करेगी। तो इससे जो फेडरलिज्म है वो और ज्यादा मजबूत हुआ। इफेक्टिवली इंडिया में जो पावर शेयरिंग का जो अरेंजमेंट है वो और भी ज्यादा इफेक्टिव हुआ, ये कोएलिशन गवर्नमेंट के सिस्टम के कारण। फिर देखो नेक्स्ट, ये वो 22 लैंग्वेज है जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट किया गया। बाकी तो बहुत सी बोलियां हैं इंडिया में। अब अपना जो आगे का टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, ये अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।